तो चलिए हम लोग क्वालिफिकेशन के बाद बात करते हैं। नेक्स्ट हमारा डिसक्वालिफिकेशन, यानी कि अगर हमारा सुप्रीम कोर्ट का कोई मुख्य न्यायाधीश बन चुका है, डिसक्वालिफिकेशन कि कैसे उसको उसके पद से हटाया जा सकता है। अब किसी व्यक्ति को अगर सुप्रीम कोर्ट का न्यायाधीश बना दिया गया, अगर वो अपने पद का दुरुपयोग करने लगा तो फिर प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी। तो कोई ना कोई व्यवस्था सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश या अन्य न्यायाधीशों को हटाने की हमारे संविधान में की गई होगी। उसी व्यवस्था के बारे में बात करते हैं और कैसी प्रोसेस होता है, क्या व्यवस्था की जाती है, सारी प्रक्रिया को देखते हैं। तो पहली कंडीशन किस आधार पर, ऑन द बेसिस, हमारा बेसिस क्या होगा डिस्क्वालिफिकेशन का, ये भी आपको पता होना चाहिए। पहली कंडीशन तो हमारा क्या है, बेसिस। तो पहली कंडीशन बेसिस का मतलब बात की जाती है सदाचार के आधार पर। व्हाट इज द मीन ऑफ दिस वन, सदाचार के आधार पर। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब यह है कि सुप्रीम कोर्ट का जो मुख्य न्यायाधीश है, अगर वो जैसे करप्शन है, ऐसे मामलों पर संलिप्त पाया जाता है तो उसको उसके पद से हटाया जा सकता है। यानी कि भ्रष्टाचार जैसे मामलों पर, भ्रष्टाचार जैसे मामलों पर, करप्शन जैसे मामलों पर उस, ठीक है। अच्छा, दूसरा क्या है कि वो उस पद को संभालने में समर्थ नहीं है। हमने सुप्रीम किसी को जिला न्यायाधीश बना दिया या जिला न्यायाधीश ने किसी को कोई पद दे दिया बाहर और वो संभाल नहीं पा रहा है, ऐसी व्यवस्था में भी उसे हटाया जा सकता है, ठीक है। तो ये व्यवस्था भी की गई है हमारे संविधान में असमर्थता पर, यानी कि वो योग्य नहीं है, एलिजिबल नहीं है उस कंडीशन पर बैठ कर उस पद को संभालने के लिए, असमर्थ है वो। इन दो आधार पर सुप्रीम कोर्ट से आपके जजों को हटाया जा सकता है। लेकिन अब ये आधार देते हुए संवैधानिक पद है और सुप्रीम कोर्ट लोकतंत्र का तीसरा स्तंभ है, यानी कि न्यायपालिका देश का तीसरा स्तंभ है, और ऐसे पदों पर बैठे हुए लोगों को इस सिंपल तरीके से तो हटाया नहीं जा सकता होगा। तो भाई इसमें सिस्टम क्या है जरा हम उसको भी समझ लेते हैं। देखिए होता क्या है, इसके लिए यहां पर व्यवस्था दी गई है कि अगर हम डिस्क्वालिफिकेशन का प्रस्ताव यानी कि रिकमेंडेशन लेकर आते हैं सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों के खिलाफ, तो उसको कैसी प्रक्रिया के तहत गुजरना होगा। पहली कंडीशन, आपको सदन में इंटर करना होगा। सदन यानी कि लोकसभा और राज्यसभा। और लोकसभा और राज्यसभा की अगर हम बात करें तो लोकसभा और राज्यसभा दो आपकी कंडीशन आती है। अच्छा, अगर ये प्रस्ताव कहां पर लाया गया है, पहली कंडीशन यहां पर ये है, अगर ये प्रस्ताव आपका लाया गया है लोकसभा में, तो कम से कम आपके लोकसभा में 100 ऐसे प्रस्तावकों की जरूरत होगी जो इसका समर्थन कर रहे हों। ऐसे 100 प्रस्तावकों की जरूरत होगी जो इसका क्या कर रहे हों, समर्थन कर रहे होंगे। यह कंडीशन बताई गई, पहली कंडीशन, प्रस्तावकों की जरूरत होगी जो इसका समर्थन कर रहे हैं कि भैया हाँ चलो इनके खिलाफ आपका लाना चाहिए और इन्होंने भ्रष्टाचार किया है, समर्थन कर रहे हो। ये कंडीशन आपकी पहले दी गई है। अगर यही प्रस्ताव, पहली कंडीशन तो ये है, प्रपोजल जब लाया जाएगा, सदन में इंटर कराया जाएगा प्रपोजल, तो पहली कंडीशन प्रपोजल के दौरान ये बात की गई कि आपका लोकसभा में अगर इंटर करता है तो 100 ऐसे प्रस्तावकों की जरूरत होगी जो इस प्रस्ताव का समर्थन कर रहे हो। सेकंड कंडीशन, अगर ये राज्यसभा में लाया गया, जैसे राहुल गांधी ने राज्यसभा में इसको इंटर कराया था और सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के खिलाफ, तो अगर ये राज्यसभा में इंटर कराया जाता है तो कम से कम 50 ऐसे लोगों का क्या प्राप्त हो, समर्थन आपका प्राप्त हो, यानी कि उसको एक्सेप्टेंस दे रहे हो प्रपोजल को, तो 50 यहां पर प्रस्तावकों की जरूरत पड़ेगी इनको। अब अगर ऐसी कंडीशन होती है, अगर 50 मेंबर्स आपके सपोर्ट कर रहे हो आपका राज्यसभा में एंड आपका 100 मेंबर आपका लोकसभा में सपोर्ट कर रहे हैं, इस सिचुएशन के बाद अब वहां का अगर लोकसभा में प्रयोग किया गया है तो वहां का अध्यक्ष यानी कि आपका जो भी आपका राज्यसभा में इंटर कराया गया तो वहां का सभापति जो वाइस प्रेसिडेंट होता है, ये क्या करेंगे, इस पर विचार करेंगे और विचार करने के बाद ये एक क्या करेंगे, कमेटी बनाएंगे। ठीक है, कमेटी का निर्माण किया जाता है। ये आप ध्यान रखिएगा, पूरी प्रक्रिया ऐसे ही सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश को हटाया नहीं जा सकता है, कमेटी का निर्माण करेंगे। अच्छा, इसके बाद कमेटी इस चीज की जांच करेगी कि जो प्रपोजल लाया गया वास्तविक तौर पर क्या ये सत्य है या इस पर कुछ भी तथ्य जो रखा गया है उस पर थोड़ी सी भी बात है। अन्यथा ऐसे तो सुप्रीम कोर्ट के पद पर बैठे हुए जो जज हैं उनको हटाने के लिए प्रस्ताव रखा जा सकता है और इस तरह हमारे डेमोक्रेसी का डिसबैलेंस क्रिएट हो सकता है। चेक्स ऑफ बैलेंस अगर हम बात करें, चेक्स एंड बैलेंस, क्योंकि चेक्स एंड बैलेंस का मतलब यह है कि जुडिशरी इज टेकिंग द आइज ऑन एग्जीक्यूटिव एंड द लेजिस्लेटिव, वो एग्जीक्यूटिव पर भी नजर रखता है और जुडिशरी पे आपका लेजिस्लेटिव पर भी नजर रखता है। इसी प्रकार जुडिशरी पर भी लेजिस्लेटिव और एग्जीक्यूटिव नजर रखते हैं, तो कहीं ना कहीं ये सभी एक दूसरे को इंटरफेस कर रहे होते हैं। तो कमेटी का निर्माण होगा और ये फिर जांच करती है
अच्छा, इसके बाद क्या करेगी सर, जांच होने के बाद अगर ये बात होती है तो रिपोर्ट अपना सदन में सौंप देगी। रिपोर्ट अगर सदन में सौंपेगी, उसके बाद ये कंडीशन अगर इस पे रिपोर्ट में बताया गया कि हाँ ऐसी प्रक्रिया है और इसको आगे बढ़ाया जाना चाहिए, देन वोटिंग विल स्टार्ट। फिर क्या होगी सर, सदन में वोटिंग होना शुरू होगी। अच्छा, वोटिंग जब होगी तो किस प्रकार की वोटिंग, यानी कि आपका बहुमत मेजोरिटी की रिक्वायरमेंट होगी, तो सीधा क्वेश्चन आपका बनता है। तो अब आप यहां पर आपको याद रखना है पहली कंडीशन कि आपको वोटिंग किस प्रकार की रिक्वायरमेंट होती है अगर सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों को हटाना है उसके पद से। तो पहली कंडीशन यहां पर याद रखिएगा, स्पेशल मेजोरिटी रिक्वायरमेंट होती है। स्पेशल मेजोरिटी, ये क्या होता है स्पेशल मेजोरिटी, आई डिस्कस। विशेष बहुमत, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश को हटा रहे हो या अन्य न्यायाधीशों को हटा रहे हो, विशेष बहुमत। और ये है क्या, जरा इसके बारे में थोड़ा सा समझ लेते हैं। स्पेशल मेजोरिटी के माध्यम से ही हटाया जा सकता है जजों को। स्पेशल मेजोरिटी दोनों सदनों पर होगी, लोकसभा में भी होगी और राज्यसभा में भी होगी। लोकसभा में भी कराई जाएगी और राज्यसभा में कराई जाएगी। स्पेशल मेजोरिटी क्या होती है उसको जरा समझ लेते हैं। स्पेशल मेजोरिटी के तहत सदन में अगर वो बिल लाया गया पहले लोकसभा में, तो लोकसभा में जो भी उपस्थित सदस्य होंगे उनके द्वारा वोटिंग में पार्टिसिपेट करने वाले जो लोग होंगे उसके 2/3 मेंबर आपके मतदान से बहुमत के द्वारा पास किए गए प्रपोजल को स्पेशल मेजोरिटी के द्वारा पास माना जाता है। यानी कि 2/3 मेजोरिटी जो आपकी वोटिंग पड़ रही है। कहने का मतलब यह है कि एग्जांपल के तौर पर अगर हम समझें, यहां पर 100 अगर लोग बैठे हुए हैं आपके हाउस में लोकसभा में उस समय और वोटिंग कराई गई आपकी, तो इसका 2/3 मेंबर इसके क्या हो, फेवर में होंगे, तो ही वो बिल पास माना जाएगा। अगर इसके फेवर में नहीं है तो ये बिल कैंसिल हो जाएगा और सुप्रीम कोर्ट के डिस्क्वालिफिकेशन की व्यवस्था वहीं से समाप्त हो जाएगी। लेकिन अगर वो आपकी व्यवस्था यहां पर पास हो गई वोटिंग के माध्यम से, तो फिर वो नेक्स्ट हाउस में जाएगा, यानी कि राज्यसभा में जाएगा। और सेम 2/3 आपकी जो व्यवस्था होगी स्पेशल मेजोरिटी की, वो यहां भी फॉलो की जाएगी। और इस प्रकार अगर दोनों में से आपका सदन में विशेष बहुमत से व्यवस्था पारित कर दी जाती है, तो आपकी जो सुप्रीम कोर्ट के जज हैं उसको उनके पद से हटा दिया जाएगा, यानी कि आपका सस्पेंड कर दिया जाएगा। यह व्यवस्था डिस्क्वालिफिकेशन की दी गई है। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, आप याद रखिएगा। बहुत सारे यहां से प्रश्न बनते हैं एग्जाम के लिए। मैं एक बार फिर से रिवाइज करता हूं इसको, फिर आगे बढ़ता हूं। पहली कंडीशन तो ये यहां पर आपकी है कि डिस्क्वालिफिकेशन में अगर किसी भी जज को हटाने के बारे में प्रपोजल रखा जा रहा है, तो वो या तो लोकसभा में रखा जा सकता है या तो राज्यसभा में रखा जा सकता है। दूसरी कंडीशन, लोकसभा और राज्यसभा में अगर रखा जाएगा तो लोकसभा में 100 प्रस्तावक यानी कि एक्सेप्टर आपकी प्रपोजल आपके रिक्वायरमेंट होने चाहिए, जो सहमत हो इस बात के कि प्रस्ताव को आगे बढ़ाना चाहिए, पारित करना चाहिए। अगर वो राज्यसभा में रखा गया तो 50 लोगों की जरूरत है। इसके बाद सभा का जो भी सभापति होगा या अध्यक्ष होगा वो एक कमेटी बनाएगा। कमेटी इस चीज की जांच करेगी कि इस पर थोड़ा सा भी तथ्य में कोई आपकी वजन है या नहीं है, कि केवल ऐसे ही हवा में तीर मारा जा रहा है। जैसे कि आपका सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के खिलाफ जब राहुल गांधी के द्वारा या कांग्रेस के द्वारा राज्यसभा में प्रस्ताव रखा गया था, तो वाइस प्रेसिडेंट जो थे आपके, उन्होंने इसको सीधा सीधा डिस्क्वालीफाइड कर दिया। वहां पर इस प्रस्ताव को आगे बढ़ाया ही नहीं, क्योंकि उस पर कोई बात ही नहीं थी। ऐसी कंडीशन के बाद फिर वो जांच करता है, सदन में रिपोर्ट सौंपेगा, और अगर प्रक्रिया सत्य कुछ भी सत्य पाया जाएगा तो कमेटी आगे आपका वोटिंग के लिए फेवर करती है, और फिर लोकसभा और राज्यसभा में बहुमत होगा, विशेष बहुमत का प्रयोग होगा। विशेष बहुमत आपका अलग अलग होता है, 2 प्रकार का होता है। यहां पर एक बार थोड़ा सा इसको भी मैं बात कर लेता हूं। स्पेशल मेजोरिटी के 2 तरीके होते हैं। एक तो होता है प्रेसिडेंट के लिए, एक ये स्पेशल मेजोरिटी यूज की जाती है, और दूसरा आपका सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों के लिए यूज की जाती है। जो प्रेसिडेंट के लिए यूज की जाती है स्पेशल मेजोरिटी, उसमें एक कंडीशन है कि टोटल मेंबर ऑफ हाउस का 2/3 है। जो 2/3 है ये आपका टोटल मेंबर ऑफ द हाउस है, टोटल मेंबर ऑफ द हाउस। इसका मतलब क्या है, सदन के कुल सदस्यों का 2/3। जैसे कि लोकसभा में आपकी जो सीटों की संख्या वो कितनी है, लोकसभा में सीटों की संख्या कितनी है, 545, तो इसका 2/3, 2/3, ठीक है। अच्छा, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के लिए जो बात कर रहा है स्पेशल मेजोरिटी यहां भी है, लेकिन 2/3 तो प्रयोग करेंगे, लेकिन प्रेजेंट एंड वोटिंग होता है यहां पे, कि उस दिन जिस दिन ये वोटिंग हो रही है, माना कि हमने 545 है, लेकिन जिस दिन वोटिंग हो रही है उस दिन सारे सांसद पहुंचे ही नहीं वहां पे, और केवल कितने पहुंचे सर, 500 सांसद पहुंचे, और उस दिन वो 500 सदन में बैठे थे। तो जब वोटिंग होगी तो 500 का हम लिखेंगे 2/3। दैट इज एक्चुअली द प्रोविजन हैज बीन गिवन इन द कॉन्स्टिट्यूशन, और उसके आधार पर हम लोग क्या करते हैं, डिस्क्वालिफिकेशन प्रक्रिया मान लेते हैं।
सो दिस वाज अ स्पेशल कंडीशन अबाउट द डिस्क्वालिफिकेशन। आई थिंक ये आपको पूरा समझ में आ गया होगा। इसके आगे थोड़ा सा और हम लोग समझते हैं कि कैसे प्रक्रिया और दी जाती है और क्या क्या अधिकार हैं आपके सुप्रीम कोर्ट के पास, कौन कौन से अधिकार, स्पेशल पावर हैं, इसके बारे में भी समझ लेते हैं। अच्छा, छोटा सा 2 फैक्ट है, क्वेश्चन आपके कभी भी बन सकते हैं, तो उसको भी दिमाग में रख लीजिएगा। सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश की सैलरी कितनी होती है या अन्य न्यायाधीशों की सैलरी कितनी होती है, ये भी आपको अपने दिमाग में रखना है। कुछ फैक्ट्स हैं, ये फैक्ट होते हैं, इसलिए आपको इनको मोटा मोटा अपने दिमाग में रखिएगा। देखिए 2018 में जितने भी संवैधानिक पदों में बैठे हुए लोग थे, उनकी सैलरी में इंक्रीजमेंट कर दिया गया, इंक्रीज कर दी गई, बढ़ा दी गई है। तो इसलिए सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश की भी सैलरी बढ़ा दी गई है। और यहां पर जो सैलरी है भैया, वो आपकी वेतन जिसे कहेंगे, वेतन यानी कि सैलरी, वो भैया बढ़ा दी गई है। और सैलरी आपकी जो CGI है यानी कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है, उसकी कर दी गई है 2,80,000 रुपीज, नॉट डॉलर, रुपीज। क्लियर, 2,80,000 रुपए कर दी गई है। और जो अदर जज हैं यानी कि अन्य जज होंगे सुप्रीम कोर्ट के, अदर जज, उनकी सैलरी कर दी गई 2,50,000, ठीक है, रुपीज। तो ये आपकी सैलरी है, इट्स वेरी सिंपल थिंग, ठीक है। अच्छा, अब बात कर लेते हैं कुछ आपके पावर्स, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट आपकी पावर दी गई है। अक्सर हम देखते हैं सुप्रीम कोर्ट, चाहे राम जन्मभूमि का मामला हो, सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय दिया। आखिर ऐसा कौन सा पावर का प्रयोग करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने राम जन्मभूमि के बाद जो मुस्लिमों के लिए 5 एकड़ की जमीन दी, अब ये कौन सा राइट है, किस आधार पे दी? क्योंकि निर्णय जब चला गया राम मंदिर के फेवर में, तो मुस्लिमों को जमीन देने का दायित्व तो क्या बनता है? क्यों प्रोवाइड कर रहा है वो? कुछ तो कारण होगा। तो कहीं ना कहीं उसकी शक्तियों में ये चीजें छिपी हुई हैं, तो हम लोग उसके बारे में भी थोड़ा समझ लेते हैं। अच्छा, दूसरी चीज कि अगर किसी स्टेट और सेंटर के बीच में कोई डिस्प्यूट हो जाता है, जैसे CAA वाला मुद्दा था, नागरिकता संशोधन वाला, इसमें बहुत सारे राज्यों ने आपकी पिटीशन डाल दी जाकर के सुप्रीम कोर्ट में कि भैया हम इसको अपने राज्य में लागू नहीं करेंगे, क्योंकि सेंटर का मामला है, ये सेंट्रल लिस्ट में है नागरिकता संबंधित मामला। अब ऐसे सुप्रीम कोर्ट आपका इस पर मामले में सुनवाई करता है। अगर स्टेट और स्टेट के बीच में कोई डिस्प्यूट है, तमिलनाडु और मान लिया हमने तमिलनाडु और आपका केरल के बीच में कोई डिस्प्यूट हो जाता है, तो ऐसे मामले में भी सुप्रीम कोर्ट इंटरफेयर करता है। वो बात अलग है कि 2 राज्यों के बीच डिस्प्यूट को सुनवाई के लिए किसी हाई कोर्ट को वो क्या कर सकता है, प्रपोजल दे सकता है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ही तय करेगा। इस तरह के मामले पर पुनर्विचार न्यायिक मामले पर भी सुप्रीम कोर्ट आपकी सुनवाई करता है, यानी कि रिव्यू पिटीशन जिसे बोलते हैं, डालते हैं। तो ये सारी चीजें जो हैं आपकी अधिकारता क्षेत्र है, उन सारी चीजों के बारे में भी हम जरा सा समझ लेते हैं। अच्छा, तो पहली कंडीशन पावर के रूप में अगर हम देखें तो आर्टिकल 32, सबसे पहले यही शुरू करते हैं और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल है। आर्टिकल 32 क्या है जो सुप्रीम कोर्ट को बहुत ताकतवर बना देता है या लोगों के लिए बहुत आपका ताकतवर होता है। तो पहली कंडीशन अगर हम आर्टिकल 32 देखें तो सुप्रीम कोर्ट को, यहां पर सुप्रीम कोर्ट को रिट जारी करने का, यानी कि रिट जारी करने का अधिकार प्रदान करता है। रिट जारी करने का अधिकार, ठीक है, राइट टू इश्यू द रिट। किसको सर? सुप्रीम कोर्ट को। आर्टिकल 32 ऑन बिहाफ ऑफ व्हाट? फंडामेंटल राइट। किसके आधार पर? फंडामेंटल राइट के आधार पर। लेकिन हाई कोर्ट को इससे भी ज्यादा पावरफुल इस मामले पे, क्योंकि वो उस फंडामेंटल राइट पर भी रिट जारी कर सकता है बाय यूजिंग द आर्टिकल 226। बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछा गया। 226 फंडामेंटल राइट पे भी कर सकता है और किसी लीगल राइट पे भी कर सकता है। अगर वो चाहे तो किसी भी लीगल राइट पर वो अपने रिट जारी कर सकता है। रिट क्या होता है? एक आदेश है। दैट वाज डिस्कस, हम लोग बात करेंगे बाद पे इस पे, अभी इस पर चर्चा नहीं करेंगे रिट है क्या, क्योंकि ये लंबा मुद्दा है। तो पहली कंडीशन तो आपको सुप्रीम कोर्ट को अधिकार है आर्टिकल 32 के तहत वो रिट जारी कर सकता है। 5 प्रकार की या 5 प्रकार की रिट जारी करता है वो, 5 प्रकार की है, ठीक है, वो लंबा प्रोसेस है। सेकंड कंडीशन, रिट जारी करने का अधिकार आपको सुप्रीम कोर्ट को देता है आर्टिकल 32। इसके बाद एक मोस्ट इंपॉर्टेंट आपका और है आर्टिकल 13, आर्टिकल 32, आर्टिकल 137। दीज आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल। लेकिन इसमें से अगर हम बात करें आर्टिकल 137, तो ये क्या करता है? न्यायिक पुनरावलोकन की बात करता है। न्यायिक पुनर्विचार, न्यायिक पुनर्विचार, ठीक है, न्यायिक पुनर्विचार, ठीक है। ये क्या है एक्चुअली में? ये अगर देखा जाए तो जुडिशियल रिव्यू तो बात कर रहा है ना, ये जुडिशियल रिव्यू की। व्हाट इज दिस वन? जुडिशियल रिव्यू। अगर सुप्रीम कोर्ट कोई निर्णय दे देता है,
फॉर एग्जांपल किसी डिसीजन, सुप्रीम कोर्ट ने कोई डिसीजन दे दिया, अब सुप्रीम कोर्ट को ही लग रहा है कि यार ये डिसीजन पे थोड़ा सा कुछ मामला गड़बड़ है, तो क्या इस पर सुप्रीम कोर्ट दोबारा विचार कर सकता है? हाँ, वो आर्टिकल 137 का प्रयोग करते अपने द्वारा दिए गए डिसीजन को फिर से विचार कर सकता है, उस पर रिव्यू कर सकता है। ये बात करता है 137। जैसा कि हमने देखा कि अच्छा, इसके रिव्यू के तो बहुत सारे अधिकार हैं। जैसा कि आपने देखा कि निर्भया वाले मामले पे 2012 से सर घटना घट रही है और डिसीजन आ रहा है 2020 में, 8 वर्षों का लंबा मामला। आखिर ऐसा क्या सुप्रीम कोर्ट या न्यायिक व्यवस्था में जितना लंबा मामला चलता रहा है सर, वहां पिटीशन लग रही है। पहले वो जा रहा है सर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के मामले पे, डिसीजन अगेंस्ट आ रहा है सर, वो हाई कोर्ट पहुंच रहा है, डिसीजन अगेंस्ट आ रहा है वो सुप्रीम कोर्ट पहुंच रहा है, डिसीजन अगेंस्ट आ रहा है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा ही एक अधिकार और देता है तो रिव्यू पिटीशन आ गई। वो सुप्रीम कोर्ट की जो रिव्यू पिटीशन है उस पर भी अगेंस्ट विचार है, तो एक और अधिकार उन अपराधियों को दिया जा रहा है जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन देता है, उसको बोलते हैं क्यूरेटिव पिटीशन। क्यूरेटिव पिटीशन के तहत अगर डिसीजन अगेंस्ट आ गया तो सर एक अधिकार सुप्रीम कोर्ट और दे रहा है जिसको हम बोलते हैं मर्सी पिटीशन। अब इतने सारे अधिकार हैं तो टाइम तो लगना है, क्योंकि हमारे देश की न्यायिक व्यवस्था ये कहती है कि किसी भी एक अपराधी को, एक भी अपराधी या किसी ऐसे व्यक्ति को सजा न दी जाए जिसने अपराध नहीं किया, भले ही अपराधी छूट जाए। ये व्यवस्था हमारे सुप्रीम कोर्ट की न्यायिक व्यवस्था के अंदर बात करता है। तो जब हम इस प्रकार की व्यवस्था को फॉलो करते हैं तो देर तो नहीं है, लेकिन जजमेंट मिलता है। तो आर्टिकल 13, आर्टिकल 32, आर्टिकल 137 न्याय पुनर्विचार की बात करता है, जिस पर जुडिशियल रिव्यू की बात की गई है। अच्छा, आर्टिकल 226 भी बात करता है न्यायिक पुनरावलोकन की, लेकिन वो हाई कोर्ट के बारे में है। ठीक है ना, हम यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं सुप्रीम कोर्ट के बारे में, तो सुप्रीम कोर्ट का यहाँ पर डिसीजन लेके चलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट कंडीशन एक और महत्वपूर्ण है सुप्रीम कोर्ट से रिलेटेड यहाँ पर आर्टिकल, क्योंकि पावर्स की बात कर रहे हैं तो एक आर्टिकल और भी बहुत ही महत्वपूर्ण है आपका सुप्रीम कोर्ट से रिलेटेड है, आपका वो आर्टिकल है आर्टिकल 143। आर्टिकल 143, अब ये क्या बात करता है आर्टिकल 143? आर्टिकल 143 कहता है कि सुप्रीम कोर्ट राष्ट्रपति को सलाह दे सकता है अगर राष्ट्रपति ने उससे सलाह मांगी है, तो किसी भी न्यायिक मामले पे हो सकता है, किसी न्यायिक मामले पर जिस पर उसको विचार की आवश्यकता हो, उस सुप्रीम कोर्ट से कहेगा भैया हमको थोड़ा इस विषय पर, मुद्दे पर सलाह दीजिए, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में ज्ञानी लोग बैठे हैं, इंटेलिजेंट बैठे लोग हैं, तो भैया उनको कानून का नॉलेज है, तो उनसे सलाह ले सकता है। तो यहां पर बात करता है कि राष्ट्रपति यानी कि प्रेसिडेंट सुप्रीम कोर्ट से सलाह ले सकता है। दैट वाज अ गिवन, सलाह ले सकता है। ये प्रक्रिया आपकी डाली गई यहां पे, ले सकता है, लेकिन एक कंडीशन यहां पर लिखी गई है, द रिकमेंडेशन विल नॉट बी कंपल्सन। यहां पर क्या है, राष्ट्रपति के लिए वो बाध्यकारी नहीं है, यह भी कंडीशन डाल दिया वहां पे, राष्ट्रपति के लिए बाध्यकारी नहीं। और ये ऑप्शन में आते हैं, ऑप्शन में राष्ट्रपति के लिए बाध्यकारी नहीं है, फोर्सिबल नहीं है, माने या ना माने, लेकिन रिकमेंडेशन मांग सकता है। अच्छा, एक कंडीशन और यहाँ पे है कि बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, यहाँ से थोड़ी सी मिस्टेक हुई कि आपका क्वेश्चन गलत हो जाएगा। यहाँ पर जो आर्टिकल 143 में दिया गया है, कह रहा है कि प्रेसिडेंट सुप्रीम कोर्ट से सलाह मांगेगा, और जब आप क्वेश्चन पढ़ेंगे सीट में, जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो आपको एक क्वेश्चन इसका जरूर मिलेगा, वहां पर जब आप देखेंगे कि सलाह ले सकता अनुच्छेद 143 के तहत किससे, और पहला ऑप्शन पड़ा होगा CGI। और अक्सर हम गलती ये कर जाते हैं, जब CGI सुनते हैं मतलब चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश, तो हम ये समझ बैठते हैं कि CGI ही सुप्रीम कोर्ट है। नहीं, सुप्रीम कोर्ट अलग पूरी व्यवस्था है और CGI उसका मुख्य न्यायाधीश है। ऑप्शन में जो 143 की बात करता है वो CGI की बात नहीं करता है, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की बात नहीं करता है, वो बात करता है सुप्रीम कोर्ट की। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। वेरी सिंपल, बहुत आसान है, लेकिन कंफ्यूजन क्रिएट कर देती है, इसलिए इसको अपने दिमाग में रखना है। तो ये तो सुप्रीम कोर्ट के बारे में बेसिकली था। आपके अधिकारों में और भी अधिकार है, जरा हम देख लेते हैं। जैसे हमने कहा आर्टिकल 142, ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। जब से राम मंदिर का मुद्दा हुआ तब से ये आर्टिकल काफी चर्चा में आ गया है। तो ये क्या है, जरा इसके बारे में थोड़ा सा समझते हैं। देखिए आर्टिकल 142, आपका आर्टिकल 142 जो आपका है वो राष्ट्रपति को क्या अधिकार देता है? आर्टिकल 142, सॉरी प्रेसिडेंट, सुप्रीम कोर्ट को, ये सुप्रीम कोर्ट को आदेश देता है। अब ये कहता क्या है, कहता है कि सुप्रीम कोर्ट जब कोई डिसीजन दे रहा हो, कोई निर्णय दे रहा हो, ठीक है, कोई भी डिसीजन दे रहा हो, सुप्रीम कोर्ट का अधिकार है आर्टिकल 142 में, और उस डिसीजन के देने से देश में दंगे, वायलेंस की सिचुएशन क्रिएट हो सकती है। वायलेंस अगर क्रिएट हो सकता है ऐसी सिचुएशन पे, क्योंकि निर्णय भी उसको देना है और निर्णय ऐसा देना उसको जो आपका सही हो, मतलब ट्रुथ के फेवर में, और ऐसी क्रिएट में हो सकता है जिसके पक्ष में निर्णय नहीं जा रहा है वो उसका अपोज कर रहा हो,
और जब किसी व्यक्ति के खिलाफ दिया जाएगा तो चल जाता है, लेकिन जब पूरी कम्युनिटी के खिलाफ दिया जाएगा तो ये संभावनाएं बनती हैं कि वहां पर वायलेंस या दंगे हो सकते हैं, क्योंकि एक व्यक्ति को संभाला जा सकता है, पूरी कम्युनिटी, पूरी सोसाइटी को नहीं संभाला जा सकता है। ऐसी सिचुएशन पे सुप्रीम कोर्ट को आर्टिकल 142 ये अधिकार देता है कि जो अपोजिट पार्टी है, जिसके फेवर में डिसीजन नहीं गया है, उसके फेवर के लिए कुछ ऐसे प्रावधानों का निर्माण करेगी। दे विल मेक अ प्रोविजन इन सच वे दैट दे विल स्टॉप द वायलेंस एंड जो भी कम्युनिटी वायलेंस की संभावनाएं क्रिएट हो रही हैं, ये आर्टिकल 142 कहता है। और यही कारण है कि जब राम मंदिर का मुद्दा हुआ, डिसीजन दिया सुप्रीम कोर्ट ने, तो वहां पर आर्टिकल 142 का प्रयोग करते हुए उन्होंने मुस्लिमों के लिए 5 एकड़ की जमीन का भी प्रावधान किया, जबकि ऐसी कोई नेसेसरी नहीं है, कोई जरूरत नहीं थी, लेकिन उन्होंने इस व्यवस्था को इसलिए रखा कि अगर राम मंदिर के खिलाफ यानी कि जो मुस्लिम कम्युनिटी है, अगर उसको ऐसा लगा और दंगे की संभावना हुई तो उनके लिए भी कहा कि आप भी अपनी मस्जिद बना सकते हो और आपको 5 एकड़ की जमीन दी जा रही है। वो बात अलग है कि उन्होंने डिनाई कर दिया कि हम इस जमीन को नहीं लेंगे। तो ये व्यवस्था भी आपकी आर्टिकल 142 के तहत सुप्रीम कोर्ट को अधिकार देता है। तो ये तो आपका अधिकार के तहत हो गया। इसके अलावा भी क्या और कोई है क्या? एक बहुत ही महत्वपूर्ण आपका और भी वर्ड छूट रहा है जो एग्जाम में अक्सर पूछते हैं, बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है, वो आपका एडहॉक जज। एडहॉक जज क्या होता है? एडहॉक जज, ठीक है, इसको बोलते हैं तदर्थ न्यायाधीश। तदर्थ न्यायाधीश ये क्या है? जैसा कि हम लोग देखते आ रहे हैं कि न्याय जो प्रणाली है, अब सुप्रीम कोर्ट में कुल कितने जज हैं वर्तमान में? आपकी व्यवस्था मैक्सिमम आपकी 34, मतलब सुप्रीम कोर्ट में अधिकतम 34 जज हो सकते हैं और पूरे देश के मामले सुनने हैं, यानी कि लैक्स, नंबर ऑफ लैक्स में, लाखों की संख्या में पेंडिंग मामले पड़े हैं। और जज कितने सर? केवल 34। अब 34 जजों के द्वारा जब सुनवाई की जाएगी तो स्वाभाविक सी बात है कि देश में, पूरे देश के लिए हमारे जो मामले होते हैं वो पेंडिंग होते चले जाएंगे। सुप्रीम कोर्ट में आपके 50 स्टेट हैं, 50 राज्य हैं और वहां पे हर राज्य का अपना सुप्रीम कोर्ट है, यानी कि हर स्टेट का अपना खुद का सुप्रीम कोर्ट है। हमारे देश में क्या है? एक ही सुप्रीम कोर्ट है और इतना बड़ी, वहां कितनी पॉपुलेशन है? वहां 35 करोड़, यानी कि 35 करोड़ आपकी पॉपुलेशन है। हमारे देश की पॉपुलेशन कितनी है सर? 130 करोड़ के आसपास पहुंच रही है और एक सुप्रीम कोर्ट हैंडल करेगा। तो ये स्वाभाविक सी बात है कि मामले पेंडिंग होने ही है, 34 जज हैंडल करेंगे, इसलिए ये व्यवस्था की जा रही है एडहॉक जज की। अब ये क्या है? अगर सुप्रीम कोर्ट में मामलों की सुनवाई के लिए किसी एक्स्ट्रा यानी कि जज की जरूरत पड़ रही है सुप्रीम कोर्ट की, क्योंकि पेंडिंग होते चले जा रहे हैं मामले और जजों की संख्या कम है, तो उसके लिए वो हाई कोर्ट से जजों को बुला सकता है टेम्परेरी, यानी कि परमानेंट नहीं होंगे, वो टेम्परेरी क्या कर सकता है? हाई कोर्ट से जज को बुला सकता है सुनवाई करने के लिए। उस कंडीशन पर जो जज काम कर रहे होंगे वो हाई कोर्ट के जज ही कहलाएंगे, वो सुप्रीम कोर्ट के जज नहीं कहलाएंगे, लेकिन उनको एक नाम दे दिया जाता है एडहॉक जज। ऐसी कंडीशन है और वो काम करेंगे सुप्रीम कोर्ट के लिए, लेकिन वो पर्टिकुलर आपके हाई कोर्ट के जज होते हैं, उन जजों को एडहॉक जज के रूप में कहा जाता है। तो ये बेसिक कुछ आपके इंपॉर्टेंस आपके आर्टिकल थे, ये जो सुप्रीम कोर्ट की जो पावर्स है उनके बारे में मामला है। एक और महत्वपूर्ण है आपका आर्टिकल 129। आर्टिकल 129 ये भी काफी महत्वपूर्ण है, इस पर आपका थोड़ा सा माइंड में रखिएगा। 129 क्या बोलता है कि अगर सेंटर और स्टेट के बीच में लड़ाई हो गई भैया, जैसे राज्य हो गया और स्टेट, इन दोनों के बीच में लड़ाई हो गई तो सुप्रीम कोर्ट सुनवाई करेगा, लेकिन सुप्रीम कोर्ट में कहीं तो आपका वार्डन मिला होगा, आर्टिकल 129 कहता है अगर सुप्रीम कोर्ट के द्वारा अगर ये बात किसका डिसीजन दिया जाएगा, जिसके फेवर में डिसीजन देगा उसको मानना होगा। बहुत सारे ऐसे देखोगे प्राइवेट कंपनियों सुप्रीम सेंटर यानी कि गवर्नमेंट के खिलाफ केस होते हैं और सुप्रीम कोर्ट में चल रहे होते हैं। कई बार सरकारें हारती भी है केस, उसके बाद उनको मुआवजा भी देना पड़ता है। वो सारी कंडीशन आर्टिकल 129 कहता है। हो सकता है स्टेट और स्टेट के बीच में मामला फंसा हो, दो राज्यों के बीच में लड़ाई हो रही हो सकता है कि सेंटर और कई सारे स्टेट, सेंटर प्लस स्टेट, मतलब कहने का सीए वाले में देख रहे थे हरियाणा भी दायर कर रहा है, पंजाब भी दायर कर रहा है, केरल भी दायर कर रहा है पिटीशन किसके खिलाफ? सेंटर के खिलाफ यानी कि केंद्र के खिलाफ। तो ऐसे मामले पे ये सेंटर एक तरफ हो, कई सारे स्टेट कई एक तरफ हो, इसमें भी आपका आर्टिकल 129 के तहत सुप्रीम कोर्ट सुनवाई करेगा। तो ये जो आपके अधिकार है, ये सारे के सारे अधिकार आपके सुप्रीम कोर्ट में दिए गए हैं।
आर्टिकल 131 में भी एक प्रक्रिया और दी गई है, अभिलेखीय न्यायालय। एक और आपका अभिलेखीय न्यायालय क्या होता है, इसको भी थोड़ा लास्ट एक वर्ड है, इसको जरा समझ लेते हैं और यहीं से इस टॉपिक को एंड करते हैं। काफी सारी चीजें जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से हम लोगों ने यहां पर समझ लिया है, लेकिन इसका एक वर्ड और बचा हुआ है और उसको भी हम लोग समझ लेते हैं, फिर यहां से टॉपिक को एंड करते हैं। क्या है अभिलेखीय न्यायालय? अभिलेखीय न्यायालय, देखिए अभिलेखीय न्यायालय का मतलब क्या है। अगर सुप्रीम कोर्ट ने किसी मामले पर, किसी केस में कोई डिसीजन दिया है, ठीक है, किसी केस में क्या दे रहा है सर, डिसीजन दे रहा है, डिसीजन दिया उसने, किसने, सुप्रीम कोर्ट ने, किसी केस पे, ठीक है, समझ लो बहुत आसान है, जरूर नहीं लिखना है। और वैसा ही मामला इन फ्यूचर, भविष्य में कभी भी हाई कोर्ट में आ जाए, जो भी जजमेंट सुप्रीम कोर्ट ने दिया है ऐसा ही मामला किसी हाई कोर्ट में या किसी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में कभी भी इन फ्यूचर आ जाए, तो होता क्या है, उस मामले के लिए सुप्रीम कोर्ट के द्वारा दिए गए जो जजमेंट है उसको आधार बनाते हुए निचले स्तर की सरकारें जो होंगी वो क्या करेंगी, सर आपका आदेश यानी कि जजमेंट दे सकती हैं। इसे हम बोलते हैं अभिलेखीय न्यायालय। ये कोई न्यायालय नहीं है, कोई कोर्ट नहीं है, लेकिन ये कहता है कि सुप्रीम कोर्ट अगर किसी केस में कोई डिसीजन देता है, वैसा ही मामला इन फ्यूचर कभी, भविष्य में कभी आपका हाई कोर्ट में आ जाएगा, तो हाई कोर्ट उस प्रोसेस को ज्यादा बढ़ाएगा नहीं सुनवाई में, क्योंकि उसके पास उस प्रकार का एक डिसीजन है जो सुप्रीम कोर्ट ने दे रखा है, उसको आदेश बना लेगा और उस आदेश के आधार पर वो डिसीजन दे देगा। दैट इज अबाउट ऑल थिंग्स। सुप्रीम कोर्ट के बारे में हम लोगों ने बेसिकली एक्सप्लेनेशन के साथ समझ लिया है, और जो भी चीजें बची होंगी वो क्वेश्चन के माध्यम से डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक नमस्कार, जय हिंद।